Good afternoon, dear friends. In today's class, I will talk about Restoration age and also the literary characteristics of that age. In Restoration age, one thing I would like to tell you कि Restoration age is remarkable for what it's remarkable for heroic tragedy and comedy of manner. And we also find that it was an age of heroic couplet, satire and irony. But before talking about heroic couplet, irony and satire, I would like to tell you some points which you can see here, means the particular notes which I have shared with you. कि restoration age it covers the period from 1660 to 1700, 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक का पीरियड रेस्टोरेशन पीरियड है. सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्टोरेशन एज स्पेशली, देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेट 1660. 1660 ईस्वी में किंग चार्ल्स सेकेंड जो कि 1649 में फ्रांस चले गए थे, फ्रांस से उनकी वापसी इंग्लैंड को होती है और वो इंग्लैंड के राजा बनते हैं. इस वजह से 1660 ईस्वी को एक इम्पॉर्टेंट डेट के रूप में लिया जाता है. दैट वाज द मीन्स ही गॉट द थ्रोन, किंग चार्ल्स सेकेंड गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1660. And why 1700 is important? In 1700 John died. Again I would like to tell you कि in 1660 King Charles II, who was the son of Charles I, जो चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे, चार्ल्स फर्स्ट को 1649 ईस्वी में एजाजिनेट कर दिया जाता है. उस एजाजिनेशन के बाद जो है चार्ल्स सेकेंड 1649 ईस्वी में जब चार्ल्स फर्स्ट को एजाजिनेट किया जाता है तो एजाजिनेट उनका मर्डर कर दिया जाता है. ही वॉज बी हेडेड. तो उनके जो बेटे चार्ल्स सेकंड थे वो इंग्लैंड छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? फ्रांस चले जाते हैं. और फ्रांस से उनकी वापसी 1660 ईस्वी, फ्रांस से उनकी वापसी इंग्लैंड को 1660 ईस्वी में होती है. इसलिए 1660 ईस्वी में वो इंग्लैंड की सत्ता दोबारा प्राप्त करते हैं या 1660 ईस्वी में वो राजा बनते हैं. एंड दिस एज इज़ रिमार्केबल फॉर व्हाट? दिस एज इज़ रिमार्केबल बिकॉज किंग चार्ल्स सेकेंड रीस्टोर्ड ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1660. और उसके पहले का मैंने पूरा सिचुएशन आपको बताया कि उसके पहले उनके फादर चार्ल्स फर्स्ट की हत्या 1649 में कर दी जाती है और चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड छोड़ के फ्रांस चले जाते हैं. तो एक चीज़ और ध्यान में रखना कि यह तो एक पॉलिटिकल इवेंट था. उस पॉलिटिकल इवेंट की वजह से 1660 ईस्वी का इम्पोर्टेंस है और जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब वो फ्रांस से वापस आते हैं तो वो फ्रांस का जो लिटरेचर था, फ्रांस का जो लिटरेरी एक तरह से जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी उसको अपने साथ ले करके आते हैं. और उस लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स का असर रेस्टोरेशन ट्रेजिडी और कॉमेडी ऑफ मैनर में देखने को मिलता है. और रेस्टोरेशन ट्रेजिडी और कॉमेडी ऑफ मैनर यह जो है इस एज का दो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म है जो ड्रामा में आया हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो इसका सेकंड पॉइंट है एज का, उसमें ये कहा गया कि द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन. इसी एज में 1688 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी. उस क्रांति को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा गया, और दैट इज़ आल्सो नोन एज ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. उसको ब्लडलेस या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसलिए कहा गया, इट हैपेंड इन 1688. उसको इसलिए कहा गया कि वह जो डेट है, उस डेट में किंग जेम्स सेकेंड को गद्दी से उतारा जाता है बगैर किसी खून खराबे के. और जब किंग जेम्स सेकेंड को गद्दी से हटाया जाता है तो उसके बाद उनकी बेटी मेरी और उनके दामाद विलियम वो जो है क्या करते हैं, इंग्लैंड के राजा और रानी बनते हैं. तो यह एक तरह का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम देखते हैं. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट. दैट डेट इज़ नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन. तो रेस्टोरेशन एज में अगर कोई दूसरी चीज़ जो घटित हुई है तो वह चीज़ क्या था? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था. इट हैपेंड इन 1688. उसी लाइन में ही आप देखेंगे कि एक पॉइंट लिखा गया कि इट वाज एन एज ऑफ आयरनी, सटायर एंड हीरोइक कपलेट. मैं इस पे भी मैंने एक वीडियो पहले भी बना करके डाला हुआ था, लेकिन फिर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आयरनी जो होता है यह एक लिटरेरी डिवाइस होता है
और यह लिटरेरी डिवाइस दो मीनिंग लेकर के चलता है, एक मीनिंग ऑन सरफेस होता है और एक मीनिंग अंडर सरफेस होता है। जो मीनिंग ऑन सरफेस होता है वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि मीनिंग अंडर सरफेस इम्पोर्टेंट होता है। आयरनी यू कैन सी इन द स्पीचेज ऑफ लेडी मैकबेथ, व्हेन लेडी मैकबेथ सेज टू मैकबेथ बी सरपेंट अंडर द फ्लावर, इट मीन्स कि देखने में तुम फूल जैसे लगो लेकिन तुम जो है एक छुपे हुए सांप होना चाहिए, जो बाहर से फूल जैसा हो लेकिन अंदर से वो सांप हो। तो यहाँ पे सांप की मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही, ना कि जो है आपका फ्लावर की मीनिंग या इनोसेंस को। जो सटायर होता है, सटायर भी आपका क्या, यह एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें जो है किसी आदमी के कैरेक्टर या नेचर की जो खामियां होती हैं उसको इससे उजागर किया जाता है। रिडिकुलस एटमॉस्फेयर में ये बातें रखी जाती हैं और इस सटायर से यह उम्मीद की जाती है कि उस आदमी के नेचर या कैरेक्टर में सुधार आएगा, इस पर्पज़ को लेकर के किया जाता है। थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, हीरोइक कपलेट। जो हीरोइक कपलेट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हीरोइक कपलेट हमें ये पता है कि इट वाज एन आइडियल मीटर ऑफ रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। हीरोइक कपलेट की जो डिफिनीशन है कि पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक पेंटामीटर मीन्स 5 फीट और 10 सिलेबल। हीरोइक कपलेट को सबसे पहले जोफ्रे चौसर ने यूज़ किया हुआ, वो यूज्ड इट, जोफ्रे चौसर ने हीरोइक कपलेट को यूज़ किया है अपनी किताब लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में और कैंटरबरी टेल्स में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इट वाज एन एज ऑफ हीरोइक ट्रेजिडी। तो वी नो इट वेरी वेल कि हीरोइक ट्रेजिडी और ट्रेजिडी का एक टाइप है जो शेक्सपियरियन ट्रेजिडी के बाद अगर कोई किसी तरह की ट्रेजिडी पॉपुलर हुई तो वह हीरोइक ट्रेजिडी था। जॉन ड्राइडन इसके बड़े राइटरों में से शुमार किए जाते हैं और हीरोइक ट्रेजिडी पर हमें फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हीरोइक ट्रेजिडी जो है वह हीरोइक मीटर में मतलब हीरोइक कपलेट में लिखी गई है और हीरोइक ट्रेजिडी का जो थीम था लव और वैलर था। इसका जो कैरेक्टर्स होते थे, वो जो हीरो था वो ऐसा लगता था उसमें डिवाइन पावर है और वह जो है उस डिवाइन पावर को लेकर के जब वह बात अपने आप को उसको प्रेजेंट किया जाता था उसमें जो है एक तरह से स्वॉर्डमैनशिप और स्वॉर्डमैनशिप के साथ साथ ऑनर, ये दो चीज़ें उसमें देखने को मिलती। मतलब वह बहुत बहादुर भी था, तलवार चलाने में भी माहिर था और अपने सम्मान के लिए, अपने लव के लिए, उसके लिए भी वह लड़ता था। यह हीरोइक ट्रेजिडी। हीरोइक ट्रेजिडी का एक सबसे अच्छा एग्जांपल जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव है, जिसका सब टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। और ऑल फॉर लव जो है यह एक्सेप्शनल हीरोइक ट्रेजिडी है जो किस में लिखी गई है, जो कि आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। और ऑल फॉर लव किस पर आधारित है, इट इज़ बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि नेक्स्ट पॉइंट इट वाज एन एज ऑफ कोर्टली मैनर, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, आर्टिफिशियलिटी एंड एरिस्टोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग। मतलब इस एज में राजा रानी के बारे में, खासकर किंग चार्ल्स सेकंड के बारे में ज़्यादातर बात की गई है और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एब्सलम एंड एचीटोफेल, दैट इज़ अ poetic work of John Dryden which published in 1681 that deals about the political humdrum of the regime of King Charles II। एक और नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है कि इट वाज एन एज ऑफ द री इस्टेब्लिशिंग ऑफ मोनार्की। मोनार्की का री इस्टेब्लिशिंग हुआ, क्यों री इस्टेब्लिशिंग? चूँकि जो चार्ल्स सेकेंड थे इंग्लैंड से, जब उनकी फ्रांस से उनकी वापसी इंग्लैंड को होती है तो मोनार्की 11 सालों के लिए ख़त्म हो चुकी थी उस समय। उसके पहले ओलिवर क्रॉमवेल थे, उनका रिचर्ड क्रॉमवेल आते हैं, लेकिन 1660 ईस्वी में ओलिवर क्रॉमवेल, रिचर्ड क्रॉमवेल के जाने के बाद फिर से जो है राज सत्ता आती है और इंग्लिश पीपल राजा में अपना विश्वास दोबारा कायम करते हैं। इसलिए इसको कहा गया कि इट वाज एन एज ऑफ द इस्टेब्लिशिंग ऑफ द मोनार्की। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दिस एज वाज जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन इस एज के पोएट थे, वेल नोन पोएट थे और वह पहले ऑफिशियल पोएट थे। ऑफिशियल पोएट यहाँ से मकसद ये होता है कि किंग चार्ल्स सेकेंड ने उनको खुद नॉमिनेट किया था कि ही विल बी माई लाउरिएट पोएट। वैसे जो क्वेश्चन आता कि पहले लाउरिएट पोएट कौन से, बेन जॉनसन थे, लेकिन जो है अगर क्वेश्चन आता पहले ऑफिशियल पोएट कौन थे तो जॉन ड्राइडन थे। दोनों में फ़र्क यही होता है कि जो लाउरिएट पोएट होता है उसको वह एक कमेटी के द्वारा चुना जाता है, लेकिन अगर किंग ने खुद किसी पोएट को नॉमिनेट किया है तो वह ऑफिशियल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। और जॉन ड्राइडन को किंग ने नॉमिनेट किया था, चार्ल्स सेकेंड ने खुद नॉमिनेट किया था, इसलिए पहले ऑफिशियल पोएट है।
तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसी एज में थिएटर वाज री ओपन इन 1660। एक पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थिएटर को बैन कर दिया गया था 1642 ईस्वी में। जितने भी थिएटर थे जहाँ पे ड्रामा का परफॉर्मेंस होता था वो बैन कर दिया गया था, लेकिन इसको 1660 में दोबारा ओपन किया जाता है। तो यह भी इस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स रही है। इस एज में पहली कॉफ़ी हाउस इस्टेब्लिश होती है 1667। यू कैन सी दैट पॉइंट कि इन 1667 द फर्स्ट कॉफ़ी हाउस वाज इस्टेब्लिश्ड। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है कि एब्सलम एचिटोफेल जो 1681 में आया, जो पोइटिक वर्क है या जो है हीरोइक कपलेट में लिखा गया, या जॉन ड्राइडेन का पोइटिक वर्क है। इसमें जॉन ड्राइडेन चार्ल्स सेकंड का जो पॉलिटिकल एक हमड्रम रहा है, जो पॉलिटिकल अप एंड डाउन था, उसको लेके बात करते हैं। फिर एक वर्क है जिसमें ऑल फॉर लव है। ऑल फॉर लव या एक हीरोइक ट्रेजिडी है, इसको जॉन ड्राइडेन ने लिखा है। यह हीरोइक ट्रेजिडी शेक्सपियर की एंटोनी और क्लियोपैट्रा पर बेस्ड है। अभी मैंने पहले भी बताया था, यह एक एक्सेप्शनल हीरोइक ट्रेजिडी है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई। अदरवाइज ज़्यादातर सारी हीरोइक ट्रेजिडी किस में लिखी गई है, वह हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। और ऑल फॉर लव जो है शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपैट्रा पर बेस्ड ऑन है। डॉबरी एक क्रिटिक है जिन्होंने कहा था इट वाज एन एज ऑफ इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी। वह इंक्वायरी और क्यूरियोसिटी का एज था। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1660 में। हियर इज़ द मिस प्रिंट, देयरफॉर नोट डाउन कि रॉयल सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1660। और उस सोसाइटी का जो पर्पस था वह क्या था, साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करना था। जैसे न्यूटन का जो ग्रेविएशन का कॉन्सेप्ट रहा है, या जो और भी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को वहाँ पे, और इस सोसाइटी ने प्रोज के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो अगर क्वेश्चन आता है रॉयल सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुआ, तो रॉयल सोसाइटी के इस्टेब्लिशिंग का जो समय है वह कौन सा रहा है, वह आपका दैट इज़ आपका मीन्स रेस्टोरेशन एज रहा है। इसी एज में हम ये देखते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर आता है। कॉमेडी ऑफ मैनर एक ऐसी कॉमेडी थी जो प्रोज में लिखी गई है, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लेकर के, उसकी मैनर को लेकर के बात करते हैं, जिसमें कुछ नाम भी दिए जा रहे हैं कि कौन कौन से उसके राइटर थे। सर जॉर्ज एथरीज हैं, विलियम वाई कर्ली हैं, विलियम कॉन्ग्रीव है, सर जॉन वैनब्रग हैं, जॉर्ज फार्कुअर है। इसमें दिया गया है कि वो सब इंपॉर्टेंट राइटर हैं किसके, कॉमेडी ऑफ मैनर के। तो इस एज में ड्रामा, दो तरह का ड्रामा आता है, एक हीरोइक ट्रेजिडी और एक कॉमेडी ऑफ मैनर। हीरोइक ट्रेजिडी पे मैं पहले बात कर चुका हूँ, अब आपके सामने कॉमेडी ऑफ मैनर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर था, कॉमेडी ऑफ मैनर वाज इंडीड अ ट्रू मिरर ऑफ द टेम्पर एंड आउटलुक ऑफ द सोसाइटी। या उस एज का रियल में जो एक नेचर था उसको लेके प्रेजेंट करता है, और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करता है। कॉमेडी ऑफ मैनर में जो एलिजाबेथन कॉमेडी की थी वैसी क्वालिटी नज़र नहीं आती। एलिजाबेथन कॉमेडी में लव है, ब्यूटी है, इमेजिनेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है, म्यूज़िक है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ का कॉन्सेप्ट है, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स है, रोमांटिक एटमॉस्फेयर है, इमेजिनेशन था। वैसी बातें यहाँ पे नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या है, विट है, सटायर है, और इंट्रीगिंग है, मॉन्गरिंग है, स्कैंडलिंग है, लस्ट है, पैशन है, आयरनी है। और सम जो है हम ऐसा देखते हैं कि कुछ ऐसे यूथ्स हैं जो कि फ्रीवुलस या रेकिश टाइप ऑफ यंग मेन और वुमेन को हम देखते हैं। तो जो इस समय की कॉमेडी दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट टू द कॉमेडी ऑफ शेक्सपियरन कॉमेडी। तो शेक्सपियरन कॉमेडी और इस कॉमेडी में एक फ़र्क ये नज़र आता है। दूसरा चीज़ कि इस समय का जो कॉमेडी है उसका जो सेटिंग है वह जो है कॉफ़ी हाउस रहा है, क्लब रहा है, गैम्बलिंग हाउसेस रहे हैं। वहाँ पर हम करप्ट और फैशनेबल लेडीज़ और जेंटलमैन को देखते हैं। एक क्रिटिक है जिनका नाम है लेस्ली स्टीफन। लेस्ली स्टीफन ने कहा कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर है रिटन बाय ब्लैक गार्ड्स और फॉर ब्लैक गार्ड्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना कि एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस आदमी ने कहा है कि यह जो है रिटन बाय ब्लैक गार्ड्स और फॉर ब्लैक गार्ड्स रहा है। और कॉमेडी ऑफ मैनर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह एरिस्टोक्रेटिक लाइफ को डील करता है, जो कॉमेडी ऑफ मैनर या एरिस्टोक्रेटिक लाइफ को डील करता है। इसके अलावा जो पहला ट्रू प्रैक्टिशनर है कॉमेडी ऑफ मैनर का, वह सर जॉर्ज एथरीज थे, जिसमें लव इन अ टब उन्होंने द फर्स्ट ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर वाज जॉर्ज एथरीज, जिसमें उन्होंने लिखा लव इन टब, शी वुड इफ़ शी कुड एंड द मैन ऑफ मोल। तो जो इसमें है, इसमें सवाल उठता है कि क्या क्या पॉइंट्स टीजीटी या पीजीटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है
बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो यूजीसी नेट के भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आई विल गेट सम गुड रिस्पॉन्सेज एंड आई नीड योर सजेशंस कि व्हाट अदर थिंग्स यू वांट। तो अभी मैं जो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ ये मैं पूरा का पूरा नियो क्लासिकल एज को मैं डील करूँगा। नियो क्लासिकल एज का जो लिटरेचर है, उसके जो राइटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं, उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। तो जो डेट है 1660 ध्यान में रखना है कि 1660 में किंग चार्ल्स सेकेंड वापस आते हैं। कहाँ से वापस आते हैं? फ्रांस से वापस आते हैं और इंग्लैंड को वापस आते हैं और वो दोबारा इंग्लैंड की गद्दी प्राप्त करते हैं। इसलिए उस डेट को, उस घटना की वजह से इसको रेस्टोरेशन एज कहा गया। री माने पुनः, स्टोर माने बैठाना। तो कौन दोबारा गद्दी पे बैठा इंग्लैंड की? चार्ल्स सेकेंड। चार्ल्स सेकेंड के साथ एक घटना ये हुई थी कि उनके फादर जो थे चार्ल्स फर्स्ट, 1649 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उस हत्या की वजह से वो इंग्लैंड छोड़ करके फ्रांस चले जाते हैं। उसके अलावा इस एज में एक और घटना घटित हुई थी 1688 में, ब्लड लेस रिवोल्यूशन हुआ था। तो ब्लड लेस रिवोल्यूशन इसलिए कहा गया कि उस समय जो किंग जेम्स सेकंड थे उनको गद्दी से उतारा गया और बगैर किसी खून खराबे की, इसलिए उसको ब्लड लेस रिवोल्यूशन या ग्लोरियस रिवोल्यूशन कहा जाता है। उनको गद्दी से उतारने के बाद हिज डॉटर मेरी एंड हिज सन इन लॉ विलियम, दे बिकेम किंग एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड। यह जो ये था आयरनी का, सटायर का, हीरोइक कपलेट का एज था। बाकी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है। इस एज में थिएटर को रीओपन किया गया था। थिएटर को जो है 1642 में बैन कर दिया गया था। और इसके अलावा इस एज में कॉमेडी ऑफ मैनर आया है, हीरोइक ट्रेजिडी आई है। ऑल दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस। तो आपको जो ध्यान में रखना है, हीरोइक ट्रेजिडी के बारे में ध्यान में रखना है, कॉमेडी ऑफ मैनर के बारे में ध्यान में रखना है, ऑल फॉर लव जो कि हीरोइक ट्रेजिडी का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, उसको ध्यान में रखना है। पहला कॉफ़ी हाउस 1667 में होता, उसको आपको ध्यान में रखना है। एब्सलम एंड एचिटोफिल एक पोइटिक वर्क है जो एक बड़ा काम माना जाता है। किसका? जॉन ड्राइडेन का। वह किसके बारे में? किंग चार्ल्स सेकेंड के कोर्टली मैनर के बारे में बात करता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। रॉयल सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो 1660 ईस्वी में बनी हुई थी, इसमें 1662 दिखा रहा है, दैट्स अ मिसप्रिंट, आप उसको 1660 कर लीजिएगा। और उस सोसाइटी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सोसाइटी जो है साइंटिफिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। और जैसे मैंने बताया था न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का जो उनका रूल है या जो उसका जो है डॉक्ट्रिन है, उसको भी लेके यहाँ बात हुई है। और प्रोज के डेवलपमेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। बाकी कॉमेडी ऑफ मैनर एरिस्टोक्रेटिक क्लास को डील करता है। ये कॉमेडी ऑफ मैनर जो है शेक्सपियन कॉमेडी से बिल्कुल अलग रही है। शेक्सपियन कॉमेडी में जहाँ लव है, इमोशन है, फीलिंग्स है, इमेजिनेशन है, म्यूज़िक है, द कोर्स ऑफ लव डज नॉट रन स्मूथ, फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी है, प्रोज पोइटिक लैंग्वेज में लिखा गया। वहाँ पे ये कॉमेडी में आयरनी है, सटायर है, प्रोजाइक लैंग्वेज है, लस्ट है, पैशन है, मॉन्गरिंग है, विट है, ह्यूमर है, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू गिव मी योर फीडबैक, इफ़ यू रिकमेंड, तो मैं और भी चीज़ें उसमें बनाऊंगा कि आपका क्या सजेशन है। इसके अलावा रेस्टोरेशन एज यहीं से पूरा नहीं होता। हमें रेस्टोरेशन एज को समझने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ और नाम यहाँ पे दिए गए जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर लिखा, जैसे विलियम वाइकरली हैं, द प्लेन डीलर, विलियम वाइकरली का 4 प्लेज है, लव इन अ वुड, द जेंटिलमैन डांसिंग मास्टर, द कंट्री वाइफ, द प्लेन डीलर। कांग्रीव ने लिखा द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, ऑल दीज थिंग्स। फिर उसके बाद हीरोइक ट्रेजिडी आता है। हीरोइक ट्रेजिडी मैंने आपको पहले बताया गया था, या हीरोइक मीटर या हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। लव, ऑनर, गैलेंट्री, एडवेंचर इसका सब्जेक्ट मैटर होता था। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हीरोइक ट्रेजिडी का जो है इसका फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट इस पर रहा है। और जैसे सर जॉर्ज एथरीज कॉमेडी ऑफ मैनर के पहले राइटर थे, वैसे ही सर विलियम डी ए विनांट, इसमें आप देखेंगे कि एक राइटर हैं सर विलियम डी ए विनांट, वो जो है इसके एक बड़े राइटरों में माने जाते हैं और पहले राइटर हैं जिन्होंने लिखा है द सीज ऑफ रोडेस। उनकी पहली हीरोइक ट्रेजिडी रही, द फर्स्ट हीरोइक ट्रेजिडी। जॉन ड्राइडेन ने बहुत सारी हीरोइक ट्रेजिडी लिखी, द इंडियन एम्परर है, टायरानिक लव है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा है, एम्बोयाना है, ऑल दीज थिंग्स, ऑल फॉर लव है, उसके बाद इल्काना सेटल है, नेटली है, टॉमस आर्टवे हैं। यू कैन जस्ट सी इस एज के कुछ प्रोज राइटर्स हैं, जैसे सैमुअल बटलर है। सैमुअल बटलर का एक वर्क है ह्यूडी ब्रॉस, और वह ह्यूडी ब्रॉस जो है सर्वेंटिस की डॉन ज़ाइकोट पर आधारित है। वो लिखा गया है कि सैमुअल बटलर वाज द प्रोज राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन एज, ही रोट ह्यूडी ब्रॉस मॉडल्ड अपॉन द डॉन ज़ाइकोट
ऑफ सर्वेंटिस। तो एक तो डॉन जाइकोट किसका जो है क्रिएशन था, सर्वेंटिस का, और इसको मॉडल बना करके सैमुअल बटलर ने क्या लिखा, ह्यूडी ब्रास ने लिखा। हॉब्स और लॉक के बारे में भी आप वाकिफ़ हैं, उन्होंने जो है क्या कहते हैं रूसो के साथ मिलकर सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। उनका वर्क है लेवियाथन है, और इसके अलावा लेवियाथन के अलावा मैटर फॉर्म है, द पावर ऑफ कॉमनवेल्थ है, और जॉन लॉक का एक किताब है कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है जो आपके सामने है। ये सब तो कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो डायरिस्ट है, डायरी राइटर, जिसमें दो नाम है जो लास्ट में दिया जा रहा है, जॉन इवलिन एंड सैमुअल पीप्स। जॉन इवलिन और सैमुअल पीप्स दो डायरी राइटर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जॉन इवलिन और सैमुअल पीप्स किस एज में आते हैं, तो रेस्टोरेशन एज में आते हैं। रेस्टोरेशन एज की डेट क्या है, 1660 से 1700। इन्होंने क्या किया हुआ है, फेमस डायरी राइटर थे, जिसमें से जॉन इवलिन का एक इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है सिल्वा, और वह ट्रीज़ पर फॉरेस्ट्री पर लिखी गई पहली किताब है, यू कैन जस्ट सी हियर। और इसके अलावा सैमुअल पीप्स का जो डायरी है वह 1660 से 1669 की जो इंग्लैंड में जो घटनाएं घटित हुई उसको लेके बात करता है, लंदन फायर को लेके बात करता है, प्लेग को लेकर के बात करता है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो आज की क्लास में मैंने हीरोइक ट्रेजिडी को पूरा रेस्टोरेशन एज को कवर किया है। रेस्टोरेशन एज में मैंने हीरोइक ट्रेजिडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, उस समय के प्रोज राइटर सैमुअल बटलर, हॉब्स एंड लॉक, जॉन लॉक, ये आपका जो है इवलिन और पीप्स जो डायरिस्ट हैं उनको मैंने डील किया। ऑल दिस थिंग्स आई हैव गॉन। तो आई वांट टू नो, आई वांट टू गेट योर फीडबैक, एंड आल्सो इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशन दैट यू नीड more videos on this topic, so surely I will make that video, and I hope it will be highly fruitful for you. Tomorrow I will come with the objective questions of this age. कल मैं इस एज से के पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आऊँगा एक वीडियो लेकर के। तो होप यू लाइक दिस वीडियो।